हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वापस से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीडीपी के 15 बेस्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग समझने का कोशिश करें। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है यहाँ पे, व्यवहार का संवेदनात्मक पहलू निम्न में किससे संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, व्यवहार का संवेदनात्मक पहलू निम्न में से किससे संबंधित है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से। दूसरा क्या है, सीखने के भावनात्मक पक्ष से। तीसरा है यहाँ पे सीखने के क्रियात्मक पक्ष से। चौथा क्या है यहाँ पे, सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संवेदनात्मक पहलू के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को पता है कि संवेग जो है, संवेग वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, भाव से। यह चीज़ आप सभी को क्लियर है। संवेग जो है वो भाव से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जब संवेदनात्मक पहलू पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, सीखने के भावनात्मक पक्ष से। यहीं पे अगर यहाँ पे क्रिया के बारे में कुछ कहता है, व्यवहार का क्रियात्मक पहलू पूछता है या कुछ, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से। पर यहाँ पे संवेदनात्मक पहलू पूछ रहा है तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा सीखने के भावनात्मक पक्ष से। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पे, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। बहुबुद्धि के सिद्धांत के, तो यहाँ बहुबुद्धि से आपको एक चीज़ यहाँ पे जानना जरूरी है। बहुबुद्धि का सिद्धांत पूछ रहा है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हावर्ड गार्डनर ने। किसने दिया था, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। चलिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी। तो एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी, एयरफोर्स पायलट बनने वाला जो भी होते हैं वो शारीरिक गति ज़्यादा करते हैं, शारीरिक क्रिया ज़्यादा करते हैं। तो शारीरिक गति जो बुद्धि होता है वो किससे होता है, तो गतिक से होता है। पहला आंसर क्या है, अंतर व्यक्तित्व जो नहीं होगा। दूसरा भाषिक भी नहीं होगा। तीसरा गतिक है, ये आंसर करेक्ट है। चौथा अंतर व्यक्तित्व भी नहीं होगा, गतिक यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर पायलट पूछा है, यहीं पे अगर आपको डांसर ऑप्शन दे दे या आपको एक्टर ऑप्शन दे दे, तो इसमें भी क्या पाया जाता है, बुद्धि, गतिक बुद्धि पाया जाता है। डांसर और एक्टर के में भी गतिक बुद्धि पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, वाइगोस्की के अनुसार, क्या कह रहा है यहाँ पे, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। सबसे फर्स्ट खोजपूर्ण अधिगम। सेकेंड है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। थर्ड है पार या ढांचा। और चौथा है अंतर व्यक्ति निष्ठा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, जब भी वाइगोस्की के बारे में पूछे, जो बच्चा कार्य के निष्पादन को वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, सहयोग द्वारा विस्तारित करता है मतलब क्या, जब कोई बच्चा है यहाँ पे, वो बच्चा जब बच्चा रहता है, जो छोटा रहता है, तो साइकिल नहीं चला पाता है। तो साइकिल चलाने के लिए किसी वयस्क का वो साथ लेता है, वयस्क का सहयोग लेता है, और जिससे वो साइकिल चलाना सीख जाता है। पर वो साथ कितने दिन के लिए लेता है, बहुत ही कम समय के लिए लेता है, थोड़े दिन के लिए लेता है, फिर उसके बाद वो खुद सीख जाता है। इसको, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो विस्तारित करता है सहयोग द्वारा, इसको क्या कहते हैं, तो पार या ढांचा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग, स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। ऐसा प्रश्न जब भी आए और पूछे आपको कि वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, वाइगोस्की का जब भी नाम ले, तो यहाँ पे सीधा पार या ढांचा आपको ऑप्शन चूज कर लेना है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चौथे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त तर्क, क्या कर रहा है यहाँ पे, अमूर्त तर्क एवं परिपक्व और नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। अमूर्त तर्क पियाजे के अनुसार सिद्धांत जो दिए थे, उसमें अमूर्त तर्क बच्चा कब करता है, तो वो सबसे लास्ट अवस्था में करता है। वो अवस्था कौन सा है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, ये अवस्था 11 से लेकर 15 वर्ष तक होता है।
15 वर्ष तक होता है। इसमें बच्चा जो है वो अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन करना शुरू कर देता है। ये संवेदनात्मक अवस्था जो है वो फर्स्ट वो कितने तक होता है, 0 से 2 वर्ष तक। पूर्व संज्ञात्मक कितना होता है, 2 से 7। मूर्त संज्ञात्मक अवस्था कितना से कितना होता है, तो 7 से 11 वर्ष तक। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब 5वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। विकास और अधिगम के बीच कह रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि विकास अधिगम से स्वतंत्र है। अधिगम विकास के पीछे रहता है, ये नेगेटिव वर्ड है, यहीं पे लग रहा है नहीं होगा। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है। चलिए चौथा देखते हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर्संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। क्यों होगा, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर्संबंधित है कह रहा है। मतलब कि यदि किसी बच्चे का विकास सही तरीके से नहीं होता है, तो वो बच्चा क्या करेगा, अधिगम भी नहीं कर पाएगा। तो जब विकास नहीं होगा तो अधिगम भी नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, एक जटिल तरीके से अंतर्संबंधित है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम और विकास एक तरीके से अंतर्संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। बच्चों को फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसका कौन दिया था, सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे। थॉर्नडाइक नहीं दिया था, जेबी वाटसन ये भी नहीं दिए थे, अल्बर्ट बंडूरा ये दिए थे, जीन पियाजे भी नहीं दिए थे। हिंसात्मक व्यवहार की जहाँ भी बात हो तो यहाँ पे आप अल्बर्ट बंडूरा को आंख बंद करके चूज कर सकते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने इसका दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है किसका, उद्दीपन परिवर्तन कौशल पहला ऑप्शन, दूसरा है समापन कौशल, पुनर्वलन कौशल, और चौथा है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल तो होगा नहीं, पुनर्वलन कौशल मतलब दोहराना ये भी नहीं होगा, समापन कौशल भी नहीं होगा, उद्दीपन परिवर्तन कौशल ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव हो रहा है, उतार चढ़ाव की बात हो रहा है, तो ये परिवर्तन कौशल हो रहा है, उद्दीपन में परिवर्तन हो रहा है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था। एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, बीएफ स्किनर या जॉन डीवी। तो इसका आंसर क्या होगा, जॉन डीवी। जहाँ भी आपको बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन के बारे में बोले और ऑप्शन में जॉन डीवी हो तो ये जॉन डीवी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कौन कौन करता है, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मीडिया। सेकेंड है परिवार। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मीडिया। सेकेंड ऑप्शन क्या है, विद्यालय। थर्ड ऑप्शन क्या है यहाँ पे, परिवार। और 4 ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे पास पड़ोस। तो चलिए अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, कुट में दिया हुआ है। सबसे ए ऑप्शन में क्या है, 1 2 3 4 यानी कि चारों हो सकता है ये। बी ऑप्शन क्या है, 2 और 1, 2 और 1 में क्या है, विद्यालय और मीडिया ये हो सकता है। 2 और 3 विद्यालय और परिवार हो सकता है। 1 3 4 मीडिया परिवार और पास पड़ोस ये हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि बच्चे के जो सामाजिकरण में महत्वपूर्ण अदा करते हैं ये चारों करता है, मीडिया भी, विद्यालय भी, परिवार भी और आस पड़ोस भी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यहीं पे यदि आपसे पूछ देता कि बच्चे के कारक में सामाजिकरण में जो महत्वपूर्ण अदा करता है उसमें प्राथमिक कारक कौन है, प्राथमिक को अगर पूछ देता, प्राथमिक कारक के बारे में पूछ देता तो प्राथमिक कौन सा है, परिवार।
परिवार। और द्वितीयक यहाँ पे कह दे अगर द्वितीयक कौन सा है, द्वितीयक कौन सा है, ये कौन सा हो जाएगा, विद्यालय। द्वितीयक में विद्यालय आ जाएगा, प्राथमिक पूछे तो परिवार आ जाएगा। अगर यदि ये प्राथमिक और द्वितीयक ना पूछे तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक अच्छा विद्यालय वह है, एक अच्छा विद्यालय वह है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं इसका। जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड क्या है, जहां प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे वह बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से सीखे। तीसरा ऑप्शन क्या करे, जो बालक सामाजिक आज तारीख कारण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। लास्ट ऑप्शन है, जो आनंद उत्तरों को याद करने पर जोर दे। तो लास्ट भी यहाँ पे सीधा कर जाएगा। 2 नंबर और 3 नंबर में क्या होगा, तो 2 कह रहा है कि जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे और एक दूसरे के सहयोग व्यक्तिगत रूप से सीखे, ये सही है। और थर्ड ऑप्शन देखिए, जो बालक के सामाजिक आज तारीख कारण को समझे और तथा वो कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है 2 नंबर ऑप्शन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही आपको सही होगा, क्योंकि इसमें सामाजिक के बारे में तारीख बात कर रहा है, कारणों को समझे और उसी अनुरूप से कक्षा के जो है वातावरण को प्रगतिशील बनाए व प्रेरणास्पद बनाए। तो ये आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां नंबर प्रश्न, इसमें क्या कर रहे हैं, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह है। मानव विकास की सुनहरी अवस्था, तो जहाँ भी सुनहरी अवस्था की बात हो वहाँ पे सीधा आंसर क्या हो जाएगा इसका, किशोरावस्था। आंसर इसका सही हो जाएगा। सुनहरी अवस्था की बात करें या आंधी तूफान की अवस्था की बात करें तो वहाँ पे सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था, ये सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 12वां नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि डैश के बीच होती है। औसत बुद्धि वाले बालकों की आईक्यू लेवल कितना होता है, तो औसत बुद्धि वाले बालकों की कितना होता है यहाँ पे, तो 90 से 109 के बीच। 90 से 109 हो तब, या 90 से 110 के बीच हो तब। और 130 से 140 अगर पूछेगा कि 130 से 140 के बीच में किसका होता है, तो ये आप पर हमेशा याद रखिएगा, प्रतिभाशाली बच्चे का होता है, प्रतिभाशाली बच्चे का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। अनुबंधन, रटकर याद करना, ये नहीं होगा। अनुकरण और अर्थ निर्माण। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, अर्थ निर्माण। 4 नंबर हो जाएगा। अर्थ निर्माण का मतलब क्या, और कोई चीज़ अगर सीख रहा है बच्चा, उसका अर्थ निर्माण जान रहा है। अर्थ का मतलब कि उसका वो चीज़ जान रहा है, उसे वो आखिर में वो चीज़ है क्या, उसका अर्थ निर्माण कर पा रहा है। निम्नलिखित में से कर रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से एक सीखने के लिए प्रमुख है। तो सीखने के लिए प्रमुख क्या होता है, सबसे पहले बच्चा का अर्थ निर्माण करना जानना चाहिए, उस चीज़ को समझना चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अब 14वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा जो है वो अधिकारों को सुनिश्चित करता है 3 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। सेकेंड ऑप्शन है 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए। थर्ड ऑप्शन है 6 वर्ष से 22 वर्ष के लिए। और चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। जब भी 2009 की बात करें, निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य 2009 के बारे में, और दिव्यांग बच्चों की बात करें तो इसका 6 से 18 वर्ष हो जाएगा। यहीं पे अगर साधारण बच्चे की बात करें तो साधारण बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। अगर आपसे पूछे साधारण बच्चों के लिए तो 6 से 14, और दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखने का ज़रूरत है, जो 2009 शिक्षा निःशुल्क एवं शिक्षा का अधिकार है उसे कब पारित किया गया था, तो इसको 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल
2010 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। निचली कक्षाओं में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो एक शिक्षक को किस चीज़ पे प्राथमिकता देना चाहिए। पहला है व्याख्यान विधि, तो ये तो पूरा यहाँ पे कट जाएगा, व्याख्यान विधि पे ध्यान देना ही नहीं है। दत्त कार्य का मतलब असाइनमेंट, इस पर भी आपको नहीं देना है। कहानी कथन, ये सही है। और चौथा है समूह चर्चा, तो समूह चर्चा से ज़्यादा बेटा आपको कहानी कथन है। जब भी आप छोटी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कहानी कथन आपको सबसे बेस्ट प्राथमिकता दिया जाता है, जिसके बच्चे को भी रुचि होता है सीखने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, 3 नंबर। तो उम्मीद है कि आप 15 क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे हैं और अच्छी तरह से आप इस प्रश्न को कभी भी आप अगर आपको मिले तो ये प्रश्न को आप गलत ना करेंगे। उम्मीद है आप फिर से एक नई वीडियो, तो उम्मीद है कि ये 15 क्वेश्चन आप लोग सही से समझे और सही से कर पाए हैं। अगर इस प्रश्न को एग्जाम में अगर आ जाए तो आप सभी लोग इसको अच्छे से डील कर पाएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ।